आप यूथ इंजीनियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं गौरव ओझा और सब्जेक्ट हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और टॉपिक विस्कोसिटी चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया था। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच को देखा जाएगा और कुछ यूनिट है तो उस यूनिट को देखा जाएगा एमकेएस में और सीजीएस में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, या तो विस्कोसिटी के डायमेंशन के बारे में या तो विस्कोसिटी का यूनिट के बारे में, और उसके बाद फिर एक टर्म और इंट्रोड्यूस होगा जिसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोला जाएगा, उसको भी देखेंगे और उसके यूनिट के बारे में भी चर्चा होगी। और उसके उस पे जो भी संबंधित उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उस प्रश्न पे भी डिस्कस करा जाएगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए देखते हैं विस्कोसिटी। आइए, तो कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का हम लोग डिस्कस कर लिए थे। खुल के क्या आया था हमारे पास, आया था क्या कि हम बोले कि न्यूटन बाबा आए, न्यूटन बाबा आए और न्यूटन ने बोला क्या, जिसको न्यूटनियन लॉ भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो न्यूटन बाबा आए, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने न्यूटनियन लॉ दे दिया, है ना, न्यूटनियन लॉ दे दिया। तो न्यूटनियन लॉ क्या हुआ, उन्होंने बोला क्या कि शियर स्ट्रेस, है ना, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, है ना। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। नोट करिए इसको, तो नोट हो भी गया होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छी तरीके से हम इसको ये लिख दें, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी है। न्यूटन बाबा हैं, उन्होंने क्या दिया, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या बोला कि शियर स्ट्रेस क्या होगा, लीनियर प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, है ना। ठीक है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन ये कैसे आया बेटा, इसको तो बात कर चुके हम, चर्चा हो चुका है ना। ठीक है, डिफॉर्मेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, है ना। ठीक है, तो इसको रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी को रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। तो अगला स्टेटमेंट ये भी होगा क्या कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, है ना। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के भी प्रोपोर्शनल है, या इसको हो सकता हो कि रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर में नाम ना दे, और क्या दे देगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। तो बोलेगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताइए। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान सुनिएगा मेरे शब्द, मैं क्या बोल रहा हूं, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो चेंजेस किस में होगा, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन में। ठीक है, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी को क्या बोले कि रेट ऑफ जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन, या इसको बोलेंगे क्या कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है भैया, है ना। और एक चीज और हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ा था कि डी थीटा अपॉन डी टी ये किसके बराबर होगा, ये डी यू अपॉन डी वाई, और डी यू अपॉन डी वाई को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में भाई एक्स और वाई क्या दिखाएगा आपको, एक्स हो गया और ये वाई हो गया या जेड जो भी लीजिए। तो एक्स की किसको बताया, एक्स डायरेक्शन को बताया, स्पेस को बताया, है ना, किसको बताया, स्पेस को, मतलब मैंने कह दिया डायरेक्शन को बताया। और अगर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन की बात हो रही है, वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। और हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होगी, हर एक लेयर पे वेलोसिटी हमें अलग अलग मिलेगी, और क्यों मिलेगी इस चीज पे चर्चा हो चुकी है। ठीक है,
लेयर बन कहाँ रहा है, वाई डायरेक्शन में लेयर बन रहा है। तो हर अलग अलग लेयर पे हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग मिल रही है। तो क्या हो गया कि मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। और उसी को एक टर्म में दे दिया गया जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला गया। क्या बोला गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो du अपॉन dy का नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं इसको, है ना। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है सर, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, थीटा तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डी थीटा अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिफॉर्मेशन। मतलब सर क्या हो गया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, सॉरी रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसका मतलब सर क्या हुआ कि एंगल चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, नीचे कौन बैठा हुआ है, टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एंगल चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या कि इसको जो बोला जाता है हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब शियर फोर्स आप लगा रहे हो और क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजेज हो रहा है। तो जो पोजीशन में चेंजेज हुआ तो हमने निकाल लिया, वही फाई एंगल यहाँ पर निकाल लिया गया है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर शियर स्ट्रेस इंपोज किया गया था। जब ये शियर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके क्या हुआ, एंगल में चेंजेज हुआ, देखा गया था इसको प्रीवियस लेक्चर में। तो जो एंगल में चेंज हो रहा है उसको समय के रिस्पेक्ट में बात कर दिया जाएगा तो वही कहलाएगा आपका कि रेट ऑफ क्या हो गया, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गया। ठीक, तो ये तीनों आप पॉइंट्स को याद रखिएगा कि शियर स्ट्रेस, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। कई बार पूछता है ये क्वेश्चन, कई बार कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये तीनों चीज सही है, ठीक है, ये तीनों कथन सही है। ये बात समझ में आना, तीनों एक ही चीज है। क्लियर है बात, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसको, डी यू अपॉन डी वाई को। ये प्रीवियस लेक्चर में देखा गया है ना, कैसे किया गया है। तो चलिए अब इसको मैं ओपन करूंगा, एक्सपांड करूंगा तो क्या आता है ये समझिए। हाँ देखिए, स्टेटमेंट क्या था, मैंने लिखा क्या कि थीटा प्रोपोर्शनल टू सर डी थीटा अपॉन डी टी के आपने बता दिया था। और ये भी बताया ये डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर हो सकता है सर, डी यू अपॉन डी वाई के बराबर हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई लिख सकता हूँ, कोई 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 समस्या नहीं होगी। कहोगे सर ये बताओ कि आप डी यू अपॉन डी वाई को क्यों लिए हैं, तो हम प्रोपोर्शनलिटी को खोलने जा रहे हैं। जब खोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी को तो म्यू टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो आप देखिए प्रोपोर्शनलिटी को जब खोलेंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी को जब खोलेंगे तो वो बराबर नहीं होगा, बराबर तभी होगा जब क्या होगा, इस साइड में कोई कांस्टेंट ऐड होगा। तो म्यू क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया जिसको मैंने क्या बोला, उस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वही क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा क्या, डी यू अपॉन डी वाई। तो क्या आ गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट में बंद करिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये। लेकिन ये न्यूटन लॉ विस्कोसिटी नहीं है, समझना, ये न्यूटन लॉ विस्कोसिटी नहीं है, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी ये है ना। कई बार आपको इस तरीके से भी दे के कह देगा कि बताइए न्यूटन लॉ विस्कोसिटी ये है, नहीं भाई, ये तो प्रोपोर्शनलिटी को जब मैंने खोला म्यू इंट्रोड्यूस हो गया है। और म्यू क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू उसकी क्या होगी, अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होगी। ये बात समझ में आया ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए म्यू की वैल्यू अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग होगी। तो ये तो इक्वेशन आया, ये तो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन कहां से आया, ये जो इक्वेशन आया जब इस पर्सनालिटी को हटा दिए तब ये इक्वेशन आया, है ना। और ये इक्वेशन हमें हेल्प क्या करेगा, ये इक्वेशन हेल्प करेगा, या तो मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी हो, या तो मुझे शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी हो, या तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालना, या तो मुझे डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कोई भी एक अननोन डाटा होगा और इस इक्वेशन की मदद से मैं क्या करूंगा, किसी की वैल्यू निकालूंगा। तो ये तो एक आ गया फार्मूला। इस फार्मूले को दिया कौन, इस फार्मूले को दिया न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ऊपर वाला,
समझ में आना, यू उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने ये दे दिया है। और बराबर करने के बाद अब यहाँ पर कौन आ गया, बराबर करने के बाद यहाँ पर आ गया है म्यू। म्यू को बोला गया है, ये म्यू क्या है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नोट करिए, लिखिए, लिखवा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी लिखिए। म्यू को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये तीनों नाम जो होगा, ये तीनों नाम से आपको म्यू से संबंध रखेगा। तो आपको ये म्यू पुकार सकता है, इन तीनों किसी भी नाम से म्यू को ये पुकार सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होंगे जब मैं किसको पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। जब मैं पढ़ाऊंगा तो काइनेमेटिक विस्को, वो टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, इसलिए बहुत जरूरी है कि म्यू क्या है उसका समझिए। तो म्यू को हम लोग बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। ये क्या हो गया सर, ये हो गया डायनामिक विस्कोसिटी, इसको बोलेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एबीएस मतलब पूरा आप लिखेगा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। ठीक है, तो इन तीनों नाम से इसको हम पुकार सकते हैं। ठीक, चलिए ओके, अब देखिए अब यहां पर ही आ गया। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, फॉर और लीनियर प्रोफाइल, किसके लिए, फॉर लीनियर प्रोफाइल। अच्छा बेटा ये बताओ, मैंने प्रोफाइल बताया ना, प्रोफाइल, प्रोफाइल कैसे आएगा बताया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रोफाइल क्या होता बताया था मैं। ठीक है, जो वेलोसिटी मुझे मिल रही है अलग अलग लेयर पे, मैंने क्या किया, उसको प्लेट से मैंने क्या किया, उस वेलोसिटी को मिला दिया। जो स्टीम पॉइंट हुआ वेलोसिटी का, उसको मैंने क्या किया, प्लेट से मिला दिया, है ना। तो जो उस पॉइंट को मिलाने के बाद जो कर्व मुझे मिल रहा है उसी को बोल दिया गया वेलोसिटी प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल कैसी है, ये प्रोफाइल कर्व ना है, वो कर्व लीनियर है। अगर मान लीजिए लीनियर है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया प्लेट आपका, और ये वाई डायरेक्शन, ऊपर वाला वाई डायरेक्शन, नीचे वाला प्लेट हो गया, ऊपर वाला वाई डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वाई डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब लीनियर है तो इस तरीके से वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर वाला आपको पता है ना, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम, और जो सरफेस के पास जो फ्लूइड होगा, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल भी कम, या जीरो के आसपास या जीरो के बराबर भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर लीनियर, मान लीजिए लीनियर प्रोफाइल है, तो चलिए ठीक है, लीनियर प्रोफाइल है हमारे पास, कौन सा प्रोफाइल है, लीनियर प्रोफाइल है। तो मैंने दो स्टीम पॉइंट को ले लिया है, मतलब दो पॉइंट को ले लिया है, एक यहाँ का पॉइंट, रुकिए दूसरे कलर से बना देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, पिंक कलर आप लोग को अच्छा लगता है, और एक इसको, अब इसको मैंने 0.1 दे दिया है, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन आएगा अपना टाउ इक्वल टू, है ना, म्यू और डी यू अपॉन डी वाई। सर यही तो आया था, बिल्कुल आया था। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब मैंने दो पॉइंट माना है, क्या 0.1 और 0.2, है ना, 0.1 और 0.2, इसको आप 0.2 ले लीजिए। ठीक है, ये 0.2 हो गया, यहाँ यही है 0.2। चलिए, तो दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो सर क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, y2 माइनस y1, है कि नहीं, क्योंकि ये du है, du को जब आप खोलोगे तो क्या होगा भाई, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है, du का मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो किसका डिफरेंस, दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, 0.1 और 0.2, मतलब सर u2 माइनस u1, क्लियर है, या आप ऊपर से नीचे आओ तो u1 माइनस u2, क्लियर है ना। दो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हो गया यहाँ पर u2 माइनस u1, और dy किसका डिफरेंस होगा, dy किसका हो गया, ये दो पॉइंट का डिफरेंस होगा, और कहाँ, y डायरेक्शन में, मतलब सर y2 माइनस y1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा ध्यान से। अब यहां देखिए u1 जो होगा, u1 मतलब कहाँ की वेलोसिटी होगी, यहाँ की 0.1 की, 0.1 की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो के पास होगी। आपको पता है ये बात, बताया भी गया है,
क्यों? क्योंकि जो प्लेट के सरफेस पे जो फ्लूइड होगा है ना, वो क्या करेगा, प्लेट से ही चिपक जाएगा, क्योंकि उनकी वेलोसिटी तो वैसे ही कम हो गई, नीचे आते आते वेलोसिटी वैसे ही कम हो गई, और प्लेट के पास क्या है, एडिसिव प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेगा, जब खींच लेगा तो आगे बहने ही नहीं देगा। तो जो प्लेट के सरफेस पे जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो मैं लिख सकता हूं सर u1 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से देखिए, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं, है ना, ये पॉइंट यहीं से शुरू हो रहा है, तो y1 क्या होगा, y1 इक्वल टू 0, क्योंकि यही रेफरेंस पॉइंट है। और y2 किसके बराबर होगा, ये देखिए y2 यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी y2 हो जाएगी, है ना। और मैं इसको y ले लेता हूं, यहां पे यहां इसको y ले लेता हूं, चलिए इसकी जो दूरी है, ये दूरी है y ले लीजिए, क्लियर है। तो y2 किसके बराबर हो गया, y2 y के बराबर हो गया। अरे भाई नहीं समझ में आया, y2 यहां से देखोगे तो किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया, और y1 यहीं से शुरू हो रहा है ना, तो 0 है, ठीक है। तो y2 क्या हो गया, y2 जो हो गया वो y के बराबर हो गया। अब आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो पुट करेंगे आप तो क्या आएगा, टाउ इक्वल टू म्यू तो होगा ही, और यहाँ पर u2 हो गया। अब देखिए आपके पास एक ही वेलोसिटी है u2, तो अच्छी बात है, आप उसको u बोल दीजिए, एक ही वेलोसिटी, आप u3 u4 u5 u6 जो मन करे वो बोलिए, आपके पास तो एक ही है ना, क्लियर है, तो उसको u बोल दीजिए, क्लियर, ठीक है। तो भाई अगर दो वेलोसिटी होता तब आप एक का नाम 1 देते u1 और एक का नाम u2 देते, लेकिन u1 तो 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास u2 बचा, तो उस एक u2 को आप u नाम दे दीजिए, तो u2 को यहाँ पर नाम दे दिया गया u, ठीक है, u वेलोसिटी है, और ये म्यू जो है वो काइनेमेटिक, वो क्या है, काइनेमेटिक नहीं बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाई y2 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि y1 0 हो गया, y2 किसके बराबर हो गया, y के बराबर आ गया। तो ये लीनियर प्रोफाइल के लिए ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन किसके लिए बेटा, सबके लिए नहीं है, लीनियर प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्या, कि लीनियर प्रोफाइल के लिए विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है भाई, यही आएगा, ठीक, टाउ इक्वल टू म्यू यू डिवाइड बाई वाई। बात क्लियर हुआ, ठीक है, किसके लिए है ये, लीनियर प्रोफाइल के लिए, है ना। फिर से एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये वाला क्या है, ये वाला है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। और ये क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया किसका है, शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी और वेलोसिटी, और जो है डायरेक्शन किसका, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड जो है फ्लूइड की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बात वहां की हो रही है। और ये रिलेशन आया कहां से, लीनियर प्रोफाइल के लिए ये रिलेशन आया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब आया, अब जो शियर स्ट्रेस है टाउ, शियर स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, शियर स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं, शियर स्ट्रेस को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, शियर स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, कोई भी स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन जो उसका जो जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, तो शियर फोर्स अपॉन क्या होगा, एस क्या हो गया, ये हो गया आपका शियर एरिया, एफ एस क्या हो गया, शियर फोर्स, और एस क्या हो गया, ये शियर एरिया, लिख लीजिए इसको, एफ एस शियर फोर्स और एस क्या हो गया, शियर एरिया हो गया। तो टाउ की जगह सर मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ एस डिवाइड बाई एस लिख सकता हूँ यहाँ पर टाउ की जगह, और इक्वल टू म्यू यू डिवाइड बाई वाई आया, आ गया। इसका मतलब क्या, शियर फोर्स एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, म्यू ए यू डिवाइड बाई वाई आया, है ना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो था ये क्या था बेटा, ये शियर स्ट्रेस है, ये क्या है बेटा, ये शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, है ना। और स्ट्रेस की यूनिट किस में आएगा, स्ट्रेस की यूनिट किस में आएगा, न्यूटन अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है, या किस में आएगा, ये आपका पास्कल में आएगा, है ना, ठीक। ये क्या है, ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, इसकी यूनिट किस में आएगी, न्यूटन में आएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन में आएगी, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो जब ये आएगा, जब यहाँ पे तोड़ेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शियर एरिया जो होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, और एरिया इधर चला आया, तो ये इक्वेशन बन गया। ये क्या है बेटा, ये शियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए है। चलिए अब आगे देखते हैं,
अब आगे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा क्या करने जा रहा हूं। आपको फोर्स के बारे में पता है, आप जानते होंगे। एरिया के बारे में भी आपको पता है, सुना है कहीं ना कहीं। डायरेक्शन वाई के बारे में पता है सर, ये डिस्टेंस को बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी भी पता है सर, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। म्यू तो आपने पहली बार सुना, म्यू नोन एज द डायनामिक विस्कोसिटी, यू लिसन फर्स्ट टाइम, पहली बार आप सुन रहे हैं। तो पहली बार सुन रहे हैं तो जरूरी है ना किसके बारे में और जानना जाए, तो क्या जानना जाए भाई, इसका क्या है, जात क्या है ना, मतलब इसकी यूनिट क्या है ना, ठीक है। तो क्या है यूनिट, है ना, तो यूनिट समझिए। तो म्यू की यूनिट क्या है, यूनिट को देखेंगे। तो कोई भी चीज यूनिट निकालने के लिए कहां से आएगा, कहीं कूद के नहीं आएगा, जहां इसका रिलेशन होगा वहीं से यूनिट को निकालना होगा। समझिएगा यूनिट कैसे निकलेगा। अब मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, सीआर फोर्स एफ एस इक्वल टू म्यू, है ना, ए यही था अपने पास, सीआर एरिया और यू डिवाइड बाई वाई। यूनिट किसका निकालना है मुझको, यूनिट निकालना है विस्कोसिटी का, ये डायनेमिक विस्कोसिटी का। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रटना चालू करते हैं, इसकी यूनिट ये होगी, इसकी यूनिट ये होगी। रटने में समस्या है ना, कितना रटोगे, रटो। रटने के लिए एक चीज है क्या, रटने के लिए कई सारी चीजें हैं। तो जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट थोड़ी दे रहे हैं आप, कई सारे सब्जेक्ट होंगे, तो एक साथ कितना रट लोगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है ना, ये तो कंपटीशन एग्जाम है, एक साथ तो ही होंगे सारे। सब सब जो क्वेश्चन आएगा आपके पास 100 क्वेश्चन टेक्निकल में, जेई में, वो कहाँ से होगा, वो सारा जो जो आपका कोर्स है, जो सिलेबस दिया हुआ सबको मिलाकर है। तो आप क्या कर लेंगे, आप सबकी जो है सबका फार्मूला, सबका यूनिट सब नोट आप याद कर लोगे, संभव नहीं है। कोशिश करोगे, व्यर्थ कोशिश तो करते ही हैं लोग कि व्यर्थ कोशिश करोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनसक्सेस हो जाएगा। तो क्या करना होगा, समझ के आप उसको अपने दिमाग में सेट करिए। जितना ज्यादा आप समझेंगे ना, उतना अच्छे तरीके से सेट होगा। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी यूनिट की। तो जिसकी यूनिट की बात करना उसको एक तरफ ले आ लो, चलो। तो म्यू को मैंने क्या कर लिया, एक तरफ ले आ लिया, है ना, म्यू को क्या किया, एक तरफ लाया। तो म्यू को मैंने इधर ले आया, बराबर के इधर ले आ दिया म्यू को, म्यू को लाया इधर, है ना, ठीक है। अब म्यू इधर आया, तो अब क्या हो गया, ये एफ एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा, सीयर एरिया और वेलोसिटी यू। ध्यान से समझिएगा। अब जो फोर्स होता है, फोर्स एफ, उसका उसको तो न्यूटन बाबा ने बताया, तो यूनिट तो अपना ही नाम दे दिया न्यूटन, ठीक है। पहले तो न्यूटन समझ लो, न्यूटन। वाई किस में होगा, वाई जो होगा वो सर मीटर में होगा, किस में होगा, मीटर में। मीटर को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या होगा भाई, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू हाइट, ब्रीथ इनटू हाइट, यही तो एरिया होता है, मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ या ब्रीथ इनटू हाइट, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर, और इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी लिख लो। तो फिलहाल मैं एसआई में लेके चल रहा हूँ सबको। तो यहाँ पर एरिया का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी आप जानते हैं क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को किस में होगा, सेकंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। समझ में आया। अब देखिए सब कुछ मेरे पास आ गया, बस मुझे पुट करना है क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन में आ गई, वाई की यूनिट मीटर में आ गई, सीयर एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया, और ये वेलोसिटी किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में आया। चलिए, और रखने के बाद जो कट कुट गया और जो बचा वही किसकी यूनिट हो गई, विस्कोसिटी की यूनिट हो गई। चलिए तो देखते हैं कैसे। म्यू इक्वल टू, सर एफ एस न्यूटन में रखेंगे, मानेंगे नहीं, रख दो। वाई को मीटर में रखेंगे, बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, मत मानो। एरिया को मीटर स्क्वायर में रखेंगे, नहीं मानेंगे, करो भाई। इसको वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी है ना, यू है बेटा, यू मीटर पर सेकंड में रखेंगे, चलिए रख दीजिए। मीटर और सेकंड आपका ऊपर है तो ऊपर लेते आइए, सेकंड इधर आ गया, है ना। अब देखिए क्या क्या कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या आ गई आपका, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये विस्कोसिटी की यूनिट आ गई। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक एक टर्म में नहीं होगा यूनिट, है ना, कई अलग अलग फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है, क्यों भाई, इसके पास है अभी, न्यूटन को भी तोड़ेगा अभी, है ना, न्यूटन को भी तोड़ेगा, उसके बाद आएगा।
तो जो बचेगा तो उसको हो सकता है कि उस टर्म में पूछ दे कि भाई विस्कोसिटी की यूनिट बताओ, लेकिन आपने तो कहीं ये रटा था, तो आप इसको ढूंढोगे, अरे है नहीं, क्वेश्चन गलत आ गया था क्या? अरे क्वेश्चन गलत नहीं आया था, है ना, वो कॉन्सेप्ट से बात कर रहा है केवल। तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो गई भाई? विस्कोसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, रटना नहीं है ना, ठीक है। इसको कहां से करोगे? जैसे मैं बताया हूं ना तोड़ के, वैसे ही करना। जैसे मैं बताया हूं आप सबकी यूनिट लिखिए, आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन है ना बेटा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि वाई डायरेक्शन में कितना फ्लूइड जो है, फ्लूइड कितना ऊपर गया है, ठीक है, फ्लूइड के थिकनेस को बता रहा है। तो डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में होगा। एरिया क्या हो गया भाई? मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ इनटू ब्रीथ, है ना, मीटर 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 स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड हो गया। तो जब आप इसको रख देंगे तो आपके पास ये आ गया। अब ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा, एक यूनिट तो ये हो गया, और दूसरा यूनिट क्या होगा इसका? कैसे कैसे और आपके साथ खेल सकता है, समझिए। अब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसको एक साथ लीजिए। अब देखिए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट है, या तो ये इसको प्रेशर भी बोलते हैं। स्ट्रेस की यूनिट है या प्रेशर की यूनिट आप बोल सकते हो। तो स्ट्रेस या प्रेशर को देखिए, मतलब 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 पास्कल के। किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है भैया, है ना। 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, अरे भाई, ठीक। और 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ये हो गया 1 पास्कल के बराबर हो गया। या मैं 1 किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ? ये किसके बराबर होगा? 1 किलो पास्कल के, केपीए, 1 किलो पास्कल। अरे यहाँ बस बढ़ाते चले जाओ, ठीक है ना। तो 10 के घाते 3 किलो, किलो का मतलब क्या हो गया? किलो न्यूटन, किलो मतलब 10 के घाते 3, है ना, ठीक है। ये बात समझ में आया? क्लियर है बात, है ना। चलिए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, समझिए, क्या लिखा जा सकता है। अब म्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि सर पास्कल सेकंड, किसमें? पास्कल सेकंड। तो आपको दिख रहा है ना, एक म्यू की यूनिट ये दिख रही है और दूसरी म्यू की यूनिट ये भी दिख रही है। आपने इसको रटा था, इसको नहीं रटा था, है ना, ठीक है। तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? और कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ कर लिया। तो आपको पता है कि सर ऐसे भी बता सकते हैं न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और मुझे ये भी पता है कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू की यूनिट क्या आ गई? पास्कल सेकंड आ गई। म्यू की यूनिट क्या आ गई? पास्कल सेकंड आ गई, ठीक। तो ये यूनिट हो गया। अब देखिए, अब और भी यूनिट आएगा, समझिए, और भी फॉर्म में आएगा यूनिट। अब यहां पर मैंने लिखा क्या, जो पुराना था मेरे पास आया था क्या, मैं फिर से लिखता हूँ, रिपीट करता हूँ, न्यूटन सेकंड अपॉन क्या आया था? मीटर स्क्वायर। अब इसने न्यूटन को तोड़ा, है ना, देखिएगा, न्यूटन को तोड़ा। न्यूटन को कैसे तोड़ा, यहाँ समझिए। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। और फोर्स इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं होगा, है ना। फोर्स इंटू मास, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स को मैं न्यूटन में लिखता हूं सर, तो न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? मास है बेटा, ये क्या है? मास। क्या है बेटा? मास। और मैं पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम हो गई। और ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण। और वेग परिवर्तन के दौर को ही त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा बेटा? यहाँ देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर वेलोसिटी को समय के साथ बात करोगे, उसी को त्वरण कहा जाता है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड आएगी ना। और यहाँ पर टाइम एक और है ना, जो इंतजार कर रहा है अपने साथ सेकंड लेकर, तो 1 सेकंड और दे दो। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आया? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट आया? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इस न्यूटन की जगह मैं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखते हैं। क्या लिख सकता हूं न्यूटन की जगह? इस न्यूटन की जगह लिख सकता हूं क्या? किलोग्राम मीटर
सेकंड स्क्वायर, है ना भाई, सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पहले से नीचे में है और ऊपर क्या है भाई, ऊपर सेकंड है कि नहीं है। चलिए, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड उड़ गया, 1 मीटर का घास से 1 मीटर उड़ गया, तो बचा आपके पास बचा किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकंड। तो आपको दिख रहा है ना, अगला यूनिट क्या दिखा, किलोग्राम मीटर सेकंड दिखा आपको। तो आपको दिख रहा है ना, म्यू की यूनिट ये भी है, म्यू की यूनिट ये भी है और म्यू की यूनिट ये भी है, समझ लीजिए, है ना। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे बात करिए, नहीं तो 3 अलग अलग इक्वेशन याद करते रहिए। तो कॉन्सेप्ट पे बात करिए, म्यू की यूनिट क्या आ गई भाई आपके सामने, म्यू की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर सेकंड आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, क्लियर हुई है बात। म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ओके। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, मैं डायमेंशन नंबर की बात करने जा रहा हूं। तो जो म्यू आया था बेटा, जो म्यू आया है पूरे तरीके से जो है एक्सपांड करने के बाद म्यू जो आया है वो क्या आया, वो आया किलोग्राम मीटर सेकंड। अब मैं किसकी बात करूंगा, डायमेंशन नंबर की। तो किलोग्राम को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मीटर है तो मीटर को मतलब लेंथ एल से इंटीग्रेट करते हैं, और एस मतलब टाइम, सेकंड मतलब टाइम, तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब पुट कर दीजिए यहाँ पर, चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल एम ऊपर आएगा, नीचे क्या आया, नीचे आपका लेंथ आया और क्या आया, टाइम टी आया। जब यही ऊपर चला गया तो क्या हो गया, डायमेंशन नंबर इसका एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1। तो ये विस्कोसिटी की डायमेंशन नंबर हो गया। विस्कोसिटी कौन सा विस्कोसिटी है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी। कौन सा है, डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशन नंबर क्या हो गया, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई सबको। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। तो आपको दिख गया ना कितने टाइप्स के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्या देखा, 3 फॉर्म में म्यू का यूनिट देखा गया हम लोग। पहले तो मैं समझा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, उसके बाद लीनियर प्रोफाइल के लिए इक्वेशन क्या आएगी। और भाई वो जो इक्वेशन में लिखा हूँ लीनियर प्रोफाइल के लिए, बाकी के लिए नहीं, किसी के लिए, लीनियर प्रोफाइल के लिए है। और उसके बाद म्यू का यूनिट आया हमारे पास है, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे पास डायमेंशन आ गया, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब मैं क्या देखूंगा, देखिएगा। तो जो म्यू की यूनिट आई है किसमें आया था, एमकेएस में। तो अब यहाँ पे 2 प्रणाली की बात होगी, एमकेएस और किस पे होगी, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो चलिए, तो पहले मैं एमकेएस लिख देता हूँ, एमकेएस, और इधर लिख देता हूँ क्या, सीजीएस। बहुत पूछता है भैया, सीजीएस में ही न्यूमेरिकल दे देता है, और जब तक आप इसको एमकेएस में नहीं बदलोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो सीजीएस में लेके नहीं चलोगे, है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है। इस प्रणाली में लेकर आपको नहीं चलना होगा, आपको एमकेएस में लेके चलना होगा। तो ये समझिए पहले, आपकी डायनामिक विस्कोसिटी अगर सीजीएस में दिया होगा तो क्या होगा, इसको समझना वो जरूरी है। तो चलिए, तो पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ। एमकेएस में अपने पास क्या आया था सर, आया था किलोग्राम मीटर सेकंड, यही तो आया था। और अगर इसको सीजीएस में लिखना है तो क्या लिखोगे, ग्राम, किलोग्राम को ग्राम, है ना, और मीटर को क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, और सेकंड। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। और यही जो होता है ना बेटा, ये जो ग्राम पर सेकंड मीटर है, वही बराबर होता है किसके, पाइस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाइस, है ना, किसके बराबर होता है, पाइस। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि 1 पाइस इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, है ना। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, क्वाइस के बराबर होगा, है ना। तो अगली यूनिट जो आ रही है म्यू की, वो किस में आएगी, क्वाइस में आएगी, समझिएगा बहुत ध्यान से। अब ये जो लेकिन क्वाइस है वो तो सीजीएस में है ना। और सारा डायमेंशन जैसे वेलोसिटी के, आप देखिए अगर आपके पास इक्वेशन है क्या, टाउ इक्वल टू म्यू यू डिवाइड बाई वाई, ये आ गया लीनियर प्रोफाइल के लिए। उसने शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे दिया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना।
वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड दे दिया है और वाई की यूनिट मीटर में दे दिया है, और इसके यूनिट किस में दे दिया है, पॉइस में। किस में दे दिया है, पॉइस में। अब क्या करोगे भाई, पुट तो नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि ये एमकेएस में है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, ठीक है, अरे सॉरी जो है एमकेएस प्रणाली में है, हाँ मीटर किलोग्राम सॉरी, तो एमकेएस में है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में, ये भी किस में, एमकेएस में है, और ये किस में है, ये एमकेएस में है। तो ये लेकिन पॉइस किस में है, सीजीएस में है ना। तो अब इसको क्या करोगे, इस पॉइस को आपको क्या करना होगा, एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं पॉइस को एमकेएस में कन्वर्ट करता हूं तो एक पॉइस इक्वल टू कितना, कितना क्या, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड आएगा। तो ये देखना है, ये देखना जरूरी है। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग, है ना, इसी को देखा जाए। चलिए देखते हैं। मैं कहना चाहता हूं सर, एक चीज मुझे पता चल गया, क्या मैं ये जानता हूं किलोग्राम और मीटर और सेकंड है इधर। अब मैं इस ग्राम को इसके बराबर लिखना चाहता हूं, ये ग्राम है ना, और ये सेंटीमीटर है, और इधर सेकंड। तो बराबर कब होगा, जब मैं कहूंगा सर इसको 10 के घाते 3 यहां से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 10 घाते 3 ग्राम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 यहां से मल्टीप्लाई कर दो सर, है ना, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब ये बराबर हो गया, अब क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ये बात क्लियर हुआ, है ना, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये बराबर हो गया, क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या पता था, अब हमें ये पता था कि ग्राम सेकंड, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका, ये किसके बराबर है, ये बराबर है पॉइस के बराबर है। किसके बराबर है, पॉइस के बराबर। ये 1 पॉइस होगा, किसके बराबर होगा, 1 पॉइस के बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए क्या, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकंड इक्वल टू, समझिए अब यहाँ पे 10 का घात 3 है, यहाँ पे 10 का घात 2 है। जब इसको काटोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, चलिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से घात काटेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, कि 10 इंटू ग्राम, है ना, और सेंटीमीटर सेकेंड, और सर इसी को आपने बताया है क्या, इसी को आपने बताया है पॉइस। क्या बताया है, पॉइस। तो मतलब सर आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इधर इधर लेते आइए, तो ये हो गया 10 पॉइस, क्या सर, 10 पॉइस इक्वल टू कितना होगा, वो होगा 1, है ना। जनरली 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, है ना, कहीं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10 पॉइस इक्वल टू किसके बराबर है, 10 पॉइस इक्वल टू होगा वो किलोग्राम पर मीटर सेकंड के बराबर है, या 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड के बराबर है, 10 पॉइस इक्वल टू। और पॉइस किसकी यूनिट है, ध्यान से समझिएगा, पॉइस किस में है, पॉइस आपका सीजीएस में है ना, पॉइस जो होगा वो सीजीएस में है। और अब इस पॉइस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइस को आप एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, 10 पॉइस इक्वल टू क्या होगा, 1 एमकेएस यूनिट जो होगी विस्कोसिटी की, वो उसके बराबर होगा। तो चलिए, तो अब देखिए एक पॉइस बराबर क्या होगा, 1 पॉइस बराबर क्या होगा, यहाँ पर बताइए भाई, कोई कमेंट बॉक्स में भी बताता रहे। वन पॉइस इक्वल टू, 1 पॉइस इक्वल टू, ये क्या होगा, 10 के घाते इधर चलाएगा, मतलब 0.1, 0.1 किलोग्राम, है ना, मीटर सेकंड। ये हो गया सर, ये हो गया। या इसको मैं सर ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि 1 पॉइस इक्वल टू क्या होगा, 0.1 पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड यूनिटाइज है ना, पास्कल सेकंड। या 1 पॉइस इक्वल टू, या 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड। ये पास्कल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो ये तीनों चीज है इस तरीके से। तो यूनिट अगर पॉइस में दिया है आपको किसकी, विस्कोसिटी की, तो पॉइस यूनिट आप नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी एमकेएस में दिया हुआ है,
है ना, एरिया आपका एमकेएस में दिया रहेगा, तो बाकी चीज एमकेएस में होगा, तो इस पॉइस को आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा। और जब इस पॉइस को आप एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पॉइस इक्वल टू क्या होगा, 0.1 न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया आपका, 1 पॉइस इक्वल टू इतना हो गया 0.1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में दे दिया म्यू क्या है, म्यू है 0.5 पॉइस दे दिया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत म्यू को लिखेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, 1 पॉइस इक्वल टू 0.1, 0.1 क्या होगा, पास्कल सेकंड, है ना, पास्कल सेकंड एमकेएस यूनिट में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब 0.05 तुरंत लिखिए 0.05 हाँ पास्कल सेकंड, और इसको अपने फार्मूले में आप यूज करिए, इसको आप अपने फार्मूले में यूज करिए। अब इतना खतरनाक तरीके से ऑप्शन रहता है कि 0.5 लेके अगर आप लगा दोगे तो भी एक ऑप्शन में वो आंसर रहेगा, क्योंकि आपने जल्दीबाजी में कर दिया, दिख गया हाँ कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया था, फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन दे दिया। नहीं भाई, जल्दीबाजी में गलती नहीं करिए, आप ये समझिए कि पॉइस जो है वो किसका है, वो सीजीएस प्रणाली का सिस्टम है भैया यहाँ पे, ठीक है ना, इस बात को समझना भी बहुत आवश्यक है। चलिए नोट करिए इसको। अब अगला ये आपको जो बताया जा रहा है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगला है आपका, नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायनामिक विस्कोसिटी को कैसे है ना। अब एक और टर्म आ गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है बेटा, है ना, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना, ठीक है। ये हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी टू इट्स डेंसिटी, किसकी, फ्लूइड की, जो फ्लूइड जो भी फ्लूइड आप यूज करेंगे उसकी डेंसिटी, इट डेंसिटी, है ना, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया तो मैं क्या हो गया, देखिए डायनामिक विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया बेटा, म्यू, म्यू इट इज द रेशियो ऑफ म्यू डिवाइड बाय डाइन, और डेंसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, रो से, ये हो गया। क्लियर है बात, क्या है बेटा, ये है रेशियो है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी और फ्लूइड डेंसिटी, है ना, तो इट्स फ्लूइड डेंसिटी, जो भी फ्लूइड आप यूज करेंगे इट्स फ्लूइड डेंसिटी। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? तो ये क्या हो गया, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। अब यहाँ देखिए यूनिट समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो म्यू की यूनिट है, म्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू को न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। और इसकी यूनिट क्या होगी, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। भाई डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, है ना। और मास की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम की हो गई, और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब हो गई। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब किसकी यूनिट हो गई, डेंसिटी की यूनिट हो गई। तो म्यू की यूनिट तो ये हो गई, और साथ में इसको क्या लिख दो, किलोग्राम, है ना, और क्या होगा, मीटर क्यूब, ऊपर आ गया, ये आ गया क्यूब। तो आपके पास बचा क्या, मीटर से मीटर को इस तरीके से उड़ा दीजिए घात, तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा क्या, बचा भाई आपके पास बचा न्यूटन सेकंड, है ना, और मीटर अपॉन किलोग्राम, कुछ इस तरीके से बचा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कहीं से भी कोई भी यूनिट लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। भाई मैं कहाँ से कर रहा हूँ, कहीं यूनिट तो आपके सामने रख नहीं ना दिया हूँ, आपके सामने रख के ही तो काट रहा हूँ। अब देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिख सकते हो, समझना। चलिए सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। डायनामिक विस्कोसिटी है, तो डायनामिक विस्कोसिटी को जो निकाला गया था वो किस में था, किलोग्राम
इसमें भी तो निकाला गया था ना, किलोग्राम मीटर है ना और सेकंड। क्या लिख देता हूं मैं, डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे निकाले थे, किलोग्राम मीटर और सेकंड, और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, यही तो होगी। तो चलिए यहाँ पे रुकता हूं मैं, किलोग्राम है ना, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका मीटर क्यूब। तो किलोग्राम से किलोग्राम उड़ गया, उड़ा दो है ना, किलोग्राम से किलोग्राम उड़ गया और मीटर के घात से 1 मीटर का घात उड़ गया। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा, क्या बचा भाई, अपने पास कुछ तो बचेगा ना, बताओ भाई क्या आया, क्या बचा इसको। तो अपने पास बचा, जो बचा हुआ चीज है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मीटर स्क्वायर बचा और क्या बचा, सेकंड बचा। तो डायनेमिक जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर सेकंड है ना, मीटर स्क्वायर सेकंड। कई बार यूनिट पूछता है भाई, ध्यान से रखिएगा ना, बहुत आपको तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही सब सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या हो गया हमारे पास, जो यूनिट आई किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गया, म्यू अपॉन डेंसिटी, और यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर स्क्वायर सेकंड हो गई। चलिए सर डायमेंशन नंबर भी बता दीजिए, तो समझ लीजिए बड़ा सिंपल है डायमेंशन नंबर। डायमेंशन नंबर इसका क्या होगा, देखिए डायमेंशन नंबर क्या होगा, मीटर को लिखेंगे एल से इंडिकेट करते हैं और सेकंड को टाइम से मतलब टी से इंडिकेट करेंगे। तो डायमेंशन नंबर क्या हो गया, ऊपर मीटर स्क्वायर है तो मतलब एल का स्क्वायर, और नीचे सेकंड है तो टी, तो ये क्या आ गया, एल स्क्वायर टी के पावर -1, ये इसका डायमेंशन नंबर आ गया। एल स्क्वायर टी के पावर -1, ये क्या आ गया, ये डायमेंशन नंबर आ गया। और किसका आया बेटा डायमेंशन नंबर, किसका आया, ये कौन सी विस्कोसिटी है, ये है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, ये म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या है, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी टू फ्लूइड डेंसिटी। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या होना है अब इसके साथ, डायमेंशन नंबर आ गया। अब यहां भी मैं क्या करूंगा, यहां भी मैं बात करूंगा सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, दोनों प्रणाली पे यहाँ पर बात होगी। तो चलिए इधर लिखता हूं मैं एमकेएस, एक तरफ लिखता हूं मैं एमकेएस और इधर लिखता हूं मैं सीजीएस। एमकेएस में किसकी मैं बात कर रहा हूं, हेडिंग डालिए सेंट्रल, यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो क्या यूनिट आएगी, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। और जब इसको सेंटीमीटर ग्राम में चेंज करेंगे तो मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और स्क्वायर एज इट इज रखेंगे आप यहाँ पर, और डिवाइड बाई सेकंड, डिवाइड बाई सेकंड, ठीक है, डिवाइड बाई सेकंड। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, क्या आ गया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। किस में आया, ये सीजीएस में आया। अब ध्यान दीजिए क्या बताना क्या चाह रहा हूं मैं, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड है ये किसके बराबर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड बराबर है 1 स्ट्रोक के, किसके बराबर है, 1 स्ट्रोक के। अब ये स्ट्रोक किसकी यूनिट है बेटा, ये इसको स्ट्रोक जो है वो सीजीएस प्रणाली की यूनिट है, किसकी है। जैसे अब हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए देखे थे ना, डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या आया था, सीजीएस प्रणाली यूनिट आया था, पॉइज आया था। और काइनेमेटिक में क्या आएगा, स्ट्रोक आएगा। 1 स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के बराबर हो गया। चलिए अब ये बात क्लियर है। तो लेकिन अब फिर वही मैं बोलने वाला हूँ, बोलना चाहता हूँ क्या, कि जो स्ट्रोक हो गया ये या पॉइस हो गया, ये कौन सी यूनिट है, ये सीजीएस में है। कौन से सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में है। अब आपको जो वेलोसिटी दिया होगा वो एमकेएस में होगा, या जो स्ट्रेस दिया होगा वो किस में होगा, वो एमकेएस में होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको सीजीएस जो होगा, सीजीएस को एमकेएस में चेंज करना होगा। मतलब आप यहां भी क्या करोगे, स्ट्रोक को एमकेएस में चेंज करोगे। तो समझना होगा क्या रिलेशन है जब मैं इसको चेंज करना चाहूंगा। तो रिलेशन देखिए क्या आता है, चलिए रिलेशन देखिए क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि सर मैं एमकेएस और सीजीएस को बराबर करना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं बराबर कर दोगे ना, ठीक है, कि मन आया उठा के कि बराबर कर दिया, नहीं ऐसे नहीं बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर सेकंड हुआ और आप इसको बराबर करना चाहते हैं। तो चलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बराबर तो नहीं है, बराबर कब होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये पता है। और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है कि मतलब 10 के घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के घाते 4 लिखिए, अब ये बराबर हो गया क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ठीक, इक्वल टू 10 के पावर 4
सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। अब ध्यान दो, क्या मैं क्या बोला था, इस सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोक। यही तो स्टोक है, और कौन है, स्टोक यही है ना, ठीक है। तो ये स्टोक हो गया, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब ये लिख सकता हूं क्या, इसका मतलब ये लिखा जा सकता है कि वन स्टोक बराबर कितना होगा भाई, मीटर स्क्वायर सेकंड। बताइए कितना होगा मीटर स्क्वायर सेकंड, वन स्टोक बराबर। चलिए अब ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखिए 10⁴ क्या लिख सकता हूं कि 10⁴ 10⁴ है ना। अब मैं इसको क्या लिख दूं, स्टोक। चलिए लिख दो स्टोक, स्टोक इक्वल टू सर 1 मीटर स्क्वायर सेकंड। फिर मैं बोलता हूं 1 लिखा नहीं जाता है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मतलब सर 1 स्टोक बराबर क्या होगा, 1 स्टोक, क्योंकि स्टोक जैसे ही आएगा आपको क्या करना होगा, उसको एमकेएस में चेंज करोगे। तो 1 स्टोक बराबर क्या होगा, 10⁻⁴ ये इधर आएगा ना, डिवाइड होगा तो माइनस में ऊपर चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड होगा ना, 10⁴ नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ होगा एम स्क्वायर सेकंड। मतलब 1 स्टोक बराबर है ना, और 1 स्टोक बराबर क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड। और 1 स्टोक किसकी यूनिट हुई, 1 स्टोक किसकी यूनिट हुई, स्टोक किसकी यूनिट हुई, स्टोक जो हुई वो किसकी यूनिट हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। किसकी हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ध्यान से समझिएगा, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है। किसकी यूनिट हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और कौन से सिस्टम में लिया गया स्टोक को, सीजीएस सिस्टम में लिया गया है। और इस सीजीएस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इस सीजीएस सिस्टम को आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। और जब एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 स्टोक इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड होगा। मतलब अगर आपको दिया होगा कि डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो 0.2 स्टोक है, तो तुरंत वही समझ जाइएगा इस यूनिट को आप बिना कन्वर्जन के यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसमें दिया होगा, वेलोसिटी आपको वेलोसिटी दिया होगा, किसमें दिया होगा, मीटर पर सेकंड में। शियर फोर्स किसमें दिया होगा, न्यूटन में। ये सब एमकेएस प्रणाली सिस्टम है, सब एमकेएस प्रणाली सिस्टम है। और ये क्या हो गया, ये सीजीएस है। तो अब आपको इस सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा, बहुत ध्यान से, है ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं जब क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो नंबर तो नहीं मिलता है, साथ में पेनाल्टी में भी चला जाता है। तो पेनाल्टी माइनस मार्किंग में नंबर भी चला गया, गलत उस क्वेश्चन के भी नंबर नहीं मिले। तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देने की बात होती है ना। आप क्वेश्चन कम करिए, कोई बात नहीं है, आप तैयारी करते रहिए, लेकिन जो करिए वो सही तरीके से करिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत होने का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, साथ में जो होगा आपको पेनाल्टी भी भरना होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। तो जैसे ही आपको 0.2 स्टोक मिलेगा तो पगलाने मत लगिएगा। इस 0.2 स्टोक को क्या करेंगे आप इसको क्या करेंगे, इस स्टोक को एमकेएस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं चेंज करूंगा तो ये होगा 0.2, है ना, हो गया। अब इस स्टोक को क्या होगा, इनटू सर 10⁻⁴, क्योंकि मास्टर साहब सिखाए थे ना, 1 स्टोक इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है ना, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड, है ना, ठीक है। यही तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हुई। बात समझ में आना, ठीक। फिर से मैं लिखता हूं, समझना क्यों बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि यही गलती बच्चे करते हैं। स्टोक किसकी यूनिट है, सीजीएस में, है ना। और मीटर स्क्वायर सेकंड किसकी है, ये एमकेएस प्रणाली सिस्टम है, एमकेएस, है ना, ठीक है। और इस सीजीएस को एमकेएस में हमको चेंज करना होगा। और 1 स्टोक इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड हुआ। आया समझ में, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, विस्कोसिटी का रिलेशन देखेंगे टेम्परेचर के साथ, क्या है रिलेशन, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्या देखेंगे, आइए हाँ, किसके साथ रिलेशन देख रहे हैं, विस्कोसिटी का, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे हो गया आपका टेम्परेचर, और इधर क्या हो गया आपका विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी हो गई है, म्यू। म्यू का मतलब क्या हो गया, म्यू का मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, है ना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना।
डायनेमिक और काइनेमेटिक में उलझ जाओ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर के साथ देखेंगे, ध्यान समझिएगा, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिक्विड की, पहले मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, समझिए। लिक्विड में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, ये जो साइन है इस तरीके से बना रहे हैं, ये इंक्रीज का साइन होता है, और इस तरीके से नीचे बनाएंगे तो डिक्रीज का साइन होता है ना, ठीक है। बताने वाली बात नहीं है, लेकिन कई बच्चे डिप्लोमची वाले आते हैं तो रोने लगते हैं कि नहीं सर, नहीं सर बताइए क्या है, तो ठीक है, तो समझिए, ये जो साइन है वो इंक्रीज है, ऊपर बढ़ेगा तो इंक्रीज का है, एरो जो दिखता है, नीचे बढ़ेगा तो क्या होगा, डिक्रीज का। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लिक्विड के पास, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के पास क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, कोइसुव फोर्स के कारण। उनके पास एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसका नाम होगा कोइसुव फोर्स, और कोइसुव फोर्स के आई द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, है ना। तो इस कोइसुव के वजह से ही क्या हो रहा है, उस कोइसुव के वजह से, समझना बहुत लॉजिकल तरीके से समझना, उस कोइसुव के वजह से ही क्या हो रहा है, इनके पास जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है इसके साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोइसुव अगर बढ़ेगा, अगर मान लीजिए कोइसुव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड एक दूसरे के पास आएंगे। एक दूसरे के पास आने का मतलब क्या हुआ, मैंने डिफिनीशन क्या बताया था, है ना, विस्कोसिटी का, ध्यान से अपने दिमाग में लाइए। फ्लूइड एक दूसरे के पास आना मतलब क्या हुआ, लेयर एक दूसरे से एकदम चपक के चिपके हुए हैं, है ना, लेयर एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। और अगर लेयर एक दूसरे के ऊपर चिपकेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोइसुव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, कोइसुव के पास क्या अट्रैक्शन फोर्स, और अगर मॉलिक्यूल जो होगा एक दूसरे के पास है तो इसका मतलब लेयर एक दूसरे के पास है और एक दूसरे से चिपका हुआ है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, उनके पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा है, इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। अब समझो, फिर लॉजिकल तरीके से देखो, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है, क्यों पास है, क्योंकि उनके पास कोइसुव फोर्स है। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, बगल वाला दूसरे को अटैक करेगा, आपस में अट्रैक्शन लग रहा है, चल रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास कोइसुव है, तो कोइसुव है तो अट्रैक्शन ज्यादा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या हुआ, लेयर एक दूसरे के पास है, और लेयर एक दूसरे के पास है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, विस्कोसिटी ज्यादा है। और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो कोइसुव डिक्रीज करेगा। मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर सर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो कोइसुव डिक्रीज करेगा, और अगर कोइसुव डिक्रीज कर रहा है तो अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास तो है नहीं, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, जब कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोइसुव फोर्स है वो डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल क्या हुआ, एनर्जेटिक हुआ तो वो भागना चालू कर देगा, उसको बांध के नहीं कोई रख पाएगा। एनर्जेटिक हुआ, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, एनर्जेटिक हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो भागना चालू करेगा। जब भागेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा तो वहां पर क्या हुआ, कोइसुव फोर्स डिक्रीज करेगा। कोइसुव डिक्रीज करना का मतलब क्या हुआ कि अब उनके बीच में रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो रहा है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कोइसुव डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज किया। रेजिस्टेंस डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो कंक्लूजन क्या आया मेरे पास, कंक्लूजन यही आया कि लिक्विड में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, समझ में आया ना, कारण क्या हुआ, कोइसुव फोर्स, कारण क्या है, कोइसुव फोर्स, क्योंकि कोइसुव फोर्स डिक्रीज करेगा, कोइसुव फोर्स डिक्रीज करेगा, और कोइसुव फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ देखिए, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आगे की तरफ बढ़ना, विस्कोसिटी डिक्रीज होने का मतलब नीचे की तरफ बढ़ना। तो कर्व कैसे बढ़ेगा, मुझे आगे भी बढ़ना है, नीचे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है और नीचे भी बढ़ना है। तो ये कर्व कैसे जाएगा, दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, कैसे जाएगा कर्व ये, यहाँ देखिए, शुरुआत में आपके पास जब आप रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे थे तो आपके पास विस्कोसिटी था, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इधर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं विस्कोसिटी इधर डिक्रीज करेगा। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ये किस में हो रहा है, गैस में नहीं, लिक्विड में। किस में हो रहा है, लिक्विड में। किस में हो रहा है बच्चा, लिक्विड में। किस में, लिक्विड में। किस में, लिक्विड में।
तो क्या यहाँ अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनेगा कि अगर लिक्विड है आपके पास और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? विस्कोसिटी घटेगी। कारण क्या है इसके पास? कारण है कोई सपोज डिक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। तो ध्यान से इसको नोट करिएगा। अब बात करते हैं गैस की। अब बात होती है गैस की, तो नोट कर लीजिए इसको। अब गैस की बात करिए, चलिए। गैस, गैस भी एक फ्लूइड है ना। जब फ्लूइड में मैंने लिक्विड को बात किया है तो उस फ्लूइड में मुझे गैस को भी बात करनी होगी। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था फ्लूइड क्या होता है, 1 घंटे का वो लेक्चर था, इसीलिए बताया, है ना। देखिए अब किसकी बात होगी? गैस की, गैस की, है ना। लाए हैं? नहीं, कुछ मंगाया था। अब बात गैस की हो रही है, समझिए। अब गैस, पहले तो ये समझना होगा गैस में रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है। कहा जब रेजिस्टेंस इन गैस, क्योंकि जब रेजिस्टेंस आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? तभी तो विस्कोसिटी आएगी, उसी रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। तो गैस में रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, समझिएगा इस चीज को, मोमेंटम ट्रांसफर, इसके वजह से ही रेजिस्टेंस आ रहा है, ट्रांसफर, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस जो होगा वो आएगा। अरे ये अंग्रेजी में लिख दिया, इसका टेंशन नहीं लो, ठीक है, समझ आता हूं मैं हिंदी में, समझो। इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, समझो मतलब क्या हो गया भाई? मतलब ये हो गया, मॉलिक्यूल तो आप समझ ही रहे हैं, कई बार बोल रहा हूं। मोमेंटम आपको समझना है क्या है, ये मैं बताता हूं। और ट्रांसफर तभी होगा जब क्या होगा? जब क्या होगा? एक दूसरे से रिलेशन बनेगा, तभी तो ट्रांसफर हो पाएगा। किसी को देना है मुझे, तो जब उसके पास मैं पहुंचूंगा तभी तो दूंगा, यहाँ से फेंक के थोड़ी दे पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ ना होगा ना, मीडियम तो होगा ना ट्रांसफर करने के लिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? अपने मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहा है। तो सर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, पता नहीं किताब में क्या दिया है बड़े बड़े में। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, एक पार्टिकल से उसके पास क्या है? एक डिफिनिट मास है। क्या है? डिफिनिट मास है, और वेलोसिटी मिल गई। अब वही प्रोडक्ट जो मास इंटू वेलोसिटी ही क्या कहलाया? मोमेंटम कहलाया। और सुनिए, जैसे इसको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिल कैसे रही है आप बताइए? वेलोसिटी मिल कैसे रही है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, उसको एनर्जेटिक किया, एनर्जेटिक किया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अब वो क्या हुआ? अब वो भागना चालू करेगा, उसके पास आया वेलोसिटी, है ना। उसके पास क्या आया? वेलोसिटी। मास तो था एक डिफिनिट, और क्या हुआ? और वेलोसिटी की वजह से वो अपना मास को लेकर भाग रहा है, और यही m इंटू भी क्या हुआ? मोमेंटम। और ट्रांसफर कब होगा? जब किसी दूसरे पार्टिकल से जाकर टकराया। तो जब दूसरे पार्टिकल से जाकर टकराया, है ना, क्योंकि भाई एक सिंगल तो गैस है नहीं, सिंगल मॉलिक्यूल तो है नहीं गैस के, नंबर ऑफ इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है। अब उनके पास क्या हुआ? मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जेटिक हुआ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। अब क्या होगा? गैस में मोमेंटम, गैस में मूवमेंट चालू हुआ। मूवमेंट चालू का मतलब क्या हुआ कि अब वो क्या किया? जाके कोलाइड करेगा। कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। और जब मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना, एक ऐसा नहीं है ना कि एक ही मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, सबके पास वो एनर्जी आया तो सब भागेगा। और जब सब भागेगा तो क्या हुआ? एक दूसरे से टकराएंगे। एक दूसरे से टकराने का मतलब एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, एक दूसरे से पास पास आ रहे हैं। तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, एक दूसरे से क्लोज में आएंगे। और एक दूसरे के क्लोज में आने का ही मतलब क्या हुआ भाई? समझ में आया ना? पास पास आ गया। जब एकदम पास पास आ गया है ना, ठीक है, जब पास पास आ गया है तो क्या फ्लो हो पाएगा? नहीं होगा, वही रेजिस्टेंस हुआ, वहीं पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। तो इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से क्या हुआ? गैस में रेजिस्टेंस जो होगा वो काज हो रहा है, और उसी उसी की वजह से क्या हो रहा है? विस्कोसिटी आ रही है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन यही पूछेगा, लिक्विड में और गैस में। बोलेगा लिक्विड में जो विस्कोसिटी आ रहा है या इंटरनल रेजिस्टेंस है, किस वजह से है? इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि लेयर बाय लेयर चिपका हुआ है, किसमें? लिक्विड में।
और गैस में कैसे आ रहा है रेजिस्टेंस, गैस में आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। ये बात समझ में आया ना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों फ्लूइड है, लेकिन समझ में आना बात, दोनों फ्लूइड है। तो एक लिक्विड में क्या हुआ, क्योंकि लेयर बाय लेयर वहां पर क्या हुआ, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हुआ, एक लेयर दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है, और जितना तेज से वो चिपकेगा, और चिपका क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स है। तो लिक्विड में किस वजह से हो रहा था, लिक्विड में कोहेसिव की वजह से हो रहा था। जितना ज्यादा कोहेसिव होगा उतना क्या करेगा, लेयर एक दूसरे के पास होगा, इतना एक दूसरे के पास में होगा। तो जो लिक्विड में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था, जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा था, वो कोहेसिव की वजह से जनरेट हो रहा था। बात समझ में आना। लेकिन गैस में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है, वो इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। और इसी में होता है कि पेपर हो गया टफ, जहां से रटे थे वहां से आया नहीं, तो रटना नहीं, ये तो ब्रेन से है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट से। तो इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम ध्यान दीजिए, जब क्या हुआ, ये सब कैसे मिला, जब गैस में टेम्परेचर बढ़ाया गया, है ना, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो गैस में क्या समझ में आया कि गैस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होना चालू हो जाएगा, मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे के पास लगातार पास आते रहेंगे एक दूसरे से, है ना, दूर ही नहीं जा पाएंगे, टकराएगा फिर आएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, बिल्कुल से भी पास में रहेंगे। और पास होने का मतलब क्या हुआ, जैसे लिक्विड में क्या था, लेयर बाय लेयर चिपका था, तो पहला वाला लेयर मूव नहीं कर पा रहा था ना, क्योंकि उसका दूसरा वाला लेयर तो चिपका हुआ था। और इसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में है, तो अब क्या मॉलिक्यूल फ्री होकर मूव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर फ्री होकर नहीं मूव कर पाए तो वही तो रेजिस्टेंस हुआ, वही तो रेजिस्टेंस हुआ, और इसी रेजिस्टेंस को क्या बोला गया, विस्कोसिटी। तो क्या कंक्लूजन क्या निकला कि अगर गैस है और गैस में मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गैस में जो होता है वो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा, गैस में विस्कोसिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सर इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा, ध्यान से ये बात समझिएगा। तो गैस में क्या हो रहा है, गैस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, तो विस्कोसिटी क्या हो रही है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। तो ये गैस का आगे रिलेशन, गैस का, गैस में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है भाई, यहीं से बनेगा, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है लिक्विड का और गैस का, टेम्परेचर और विस्कोसिटी हमें क्या रिलेशन बनता है लिक्विड का और गैस का, ठीक है। तो बिल्कुल से भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बताया गया, कोशिश मत करिएगा गलत तरीके से रटने के लिए, है ना, बिल्कुल से भी मत करिएगा। चलिए, नोट हो गया। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां से जितना भी चल रहा है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा, इसीलिए विस्कोसिटी को लंबा खींचा हूं मैं। मुझे लग रहा है कि जो है 2.5 घंटे से ऊपर हो रहा है विस्कोसिटी के लिए। क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन आए आपका, आप वहां पे गलत नहीं करो, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर करोगे तो आपको तकलीफ तो होगा ही होगा, क्योंकि रटें तो कोई बात नहीं है, लेकिन रटना ही सोल्यूशन नहीं है, रटने पे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मोटे मोटे में हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या हम लोग जो है देखा गया है आज। तो क्या क्या देखा गया है समझिएगा, क्या क्या देखा गया, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या क्या देखा गया आज का, रिकॉल करिए। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा गया ना। ये क्या बोलता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक। ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। जब इसको तोड़ा गया लीनियर प्रोफाइल के लिए क्या आया, म्यू यू डिवाइड बाई वाई आया, ये आया लीनियर प्रोफाइल के लिए आया, ठीक है। उसके बाद म्यू जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है, और इसका यूनिट देखा गया पास्कल सेकेंड, है ना, या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड, या क्या आया किलोग्राम मीटर सेकेंड, क्या आया इसका यूनिट आया, डायमेंशन नंबर वगैरह देखा गया। उसके बाद किसकी बात हुई, उसके बाद यहाँ पर बात हुई पॉइस की, किसकी बात हुई, पॉइस की, और पॉइस किस में है, सीजीएस में है, सीजीएस में है।
और 1 पॉइस इक्वल टू क्या होगा, 1 पॉइस इक्वल टू होगा 0.1 पास्कल सेकंड के बराबर होगा, पास्कल है ना, पास्कल सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। उसके बाद क्या देखा गया, उसके बाद जो है चलिए, उसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो डायनामिक विस्कोसिटी टू इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू फ्लूइड डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या आई, मीटर स्क्वायर सेकंड आई, क्या आई, मीटर स्क्वायर सेकंड, है ना, इसकी यूनिट आई। क्लियर है। और इसमें सीजीएस में क्या होगा, स्ट्रोक आएगा तो 1 स्ट्रोक इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर सेकंड होगा, देखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या देखा गया, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का रिलेशन देखा गया, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा, टेम्परेचर घटाने के साथ विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सब कुछ रिकॉल करिए, यहां से आता है क्वेश्चन आएगा आपका, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखा जाएगा, इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन होगा, न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन होगा, और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, कितने टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, सब कुछ देखा जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव मेरा क्लास का ये है कि रटाना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपकी उसमें भी दिया होगा, जो आप टेक्स्ट बुक जो भी यूज करते होंगे न्यूमेरिकल दिया होगा। मेरा काम यहाँ पर क्या है, एज ए टीचर होने के कारण आप न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो वो बताना है मुझे, किस टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कहाँ आपका ब्रेन खोलना है, कैसे चलाना है, कितने आसानी तरीके से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो, है ना, तो उसको अटेम्प्ट करना है, समय सेव करना है, तो सब कुछ यही सिखाना मेरा काम है, और यही यहाँ पे ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा बताना। ठीक है, तो विस्कोसिटी में जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ डिस्कशन हुआ। तो स्टाइल यही था पढ़ाने का कि आपको साथ में कॉन्सेप्ट तो बताया ही जाए, लेकिन उस पे भी फोकस किया जाए कि जो कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।